नमस्कार दोस्तों। यह है कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है ना, ज्योग्राफी की। ठीक, इसमें अपना आज है 14वां अध्याय है ना, महासागरीय जल संचयन। शानदार है और हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में जो फैक्ट आते हैं उनकी 80% या 90% चांस रहते हैं एग्जाम में आने की। तो जो फैक्ट है वो तो याद होना ही चाहिए, बाकी और करो वो अपनी आपकी इच्छा है। ठीक, और समझते हुए याद करते हुए अच्छी तरह चलेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो फैक्ट आएंगे परीक्षा उनको अच्छी तरह देख लेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। महासागरीय जल संचयन अध्याय 14 एनसीईआरटी के ज्योग्राफी की कक्षा 11 की। महासागरीय जल स्थिर न होकर, पाठ का नाम है महासागरीय जल संचलन। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषता हैं जैसे कि तापमान, खारापन, घनत्व और वायुबल, जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज, एक तो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती है। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं व लहरें किस गति से संबंधित है? महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज से। यहाँ पर यह बताइए, महासागरीय व क्षैतिज गति से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शामिल आती समझ सकते हैं अपन? यहाँ पर सम्मिलित है, यहाँ पर आती है महासागरीय धारा में लहरें। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगें जल की क्षैतिज गति है। तरंगें जल की क्षैतिज गति है। जब दो ही है, एक तो क्षैतिज है एक ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज में तो आती है महासागरीय धाराएं लहरें और ऊर्ध्वाधर में आता है ज्वार भाटा, जबकि तरंगें जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। ठीक, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार, कितनी बार? 2 बार ऊपर उठते एवं नीचे गिरते हैं। किसके कारण? सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण के कारण। अतः अधस्थल से ठंडे, अधस्थल से ठंडे, अधस्थल से ठंडे जल प्रवाह का उत्प्रवाह एवं अव्यय प्रवाह है महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार है। यानी कि वो महासागर, वो पानी आता जाता है ना, वो इसी कारण है। तटों पर तरंगें, तरंगें वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगें उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगें महासागर में गति करती है तथा ऊर्जा तट रेखा पर निर्मुक्त होती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे कि एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है तथा जब जल की गहराई तरंग के तरंग दैर्घ्य के आधे से कम होती है तब तरंग टूट जाते हैं। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में पाई जाती है। गहराई तरंग के तरंग दैर्घ्य के आधे से कम होती है जब तरंगें टूट जाते हैं। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में पाई जाती है। तरंगें जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है बड़ी होती जाती है तथा वायु से ऊर्जा और अवशोषित करती है। अधिकतर तरंग वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती है। वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती है।
अधिकतर तरंग वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती है। अधिकतर तरंगें, ठीक है, अधिकतर तरंगें वायु के, जैसे कि इधर से वायु आ रही है ना, वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती है। जब 2 नोट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती है तब छोटी छोटी ऊर्मिकाएँ, ठीक है ना, 2 नोट बनती है, रिप्लेस बनती है, तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है। जब तक इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते, तट के पास पहुँचने, टूटने तथा सफ़ेद बुलबुलों में सर्प की भांति घुलने से फैले तरंगें हजारों किमी की यात्रा करती है, ठीक है। एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगें अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती है। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है, संभवतः दूसरे गोलार्ध में। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है, संभवतः दूसरे गोलार्ध। तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रवाहमान है। तरंगों की गति एवं जलीय अणु। द्रोणिका उभार, द्रोणिका उभार तरंगों की गति एवं जलीय अणु, है ना। दाहिनी और प्रगामी तरंगें, शीर्ष पत्तन, शीर्ष पत्तन, शीर्ष पत्तन है ये, दाहिनी और प्रगामी तरंगें। तरंगों की गति एवं जलीय अणु। अब है तरंगें गति करती है क्योंकि वायु जल को प्रभावित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है, गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है एवं तरंग नए स्थिति में गति करती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंगों पर नीचे तथा पीछे की ओर। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तु का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर। तरंगों की विशेषताएं। तरंग शिखर एवं गर्त, वेव्स, क्रेस्ट एंड थ्रोट। एक तरंग के उच्चतम एवं न्यूनतम बिंदु क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है। तरंग की ऊंचाई। यह एक तरंग के गर्त के अधस्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। नीचे से ये लहर है तो ये नीचे से ऊपर। तरंगायाम, एम्पलीट्यूडेड। यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंगायाम। तरंग काल, वेव पीरियड। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले 2 लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समयांतराल है। तरंग दैर्घ्य। यह 2 लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। तरंग गति। जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नॉट में मापा जाता है। वेव्स स्पीड। तरंग आवृत्ति। यह एक सेकंड के समयांतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। चल दोबारा से पढ़ लेते हैं, है ना भाई, इम्पोर्टेंट है ये।
कि तरंग शिखर एवं गर्त क्या है। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदु में से शिखर एवं गर्त कहा जाता है। ठीक। फिर तरंग की ऊंचाई, यह एक तरंग के गर्त के अधिस्थल से शिखर के ऊपर की भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी। ठीक है। तरंगायाम, तरंगायाम यह तरंग की ऊंचाई का आधा भाग है। तरंगायाम ऊंचाई का आधा होता है। और तरंगकाल, तरंगकाल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समयांतराल है। तरंगकाल, तरंगकाल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो, तरंगकाल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समयांतराल है। ठीक। तरंगावर्ती है ना, तरंगति नोट से मापा जाता है। यह दो लगातार शिखरों या गर्त के बीच की क्षैतिज दूरी है। ये समझ में नहीं आई यार मेरे। जैसे कि शिखर तो ये मान लिया, गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी ये है तरंग दैर्घ्य। आगे चलते हैं। अब है भाई साहब ज्वार भाटा। ठीक, अपने सिलेबस में है सेम टू सेम, तो ये याद होना चाहिए हर फैक्ट। चंद्रमा एक सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालीन उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभावों, वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को मोहर्मी कहा जाता है। अब ये आएगा क्वेश्चन में, आई बात समझ में। जलवायु संबंधी प्रभावों जैसे कि वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को मोहर्मी, सूर्य मोहर्मी कहा जाता है। मोहर्मी ज्वार भाटों की तरह नियमित नहीं होते। ये याद होना चाहिए कि मोहर्मी किसे कहते हैं। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसके आवर्ती परिणाम तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ज्वार भाटों की उत्पत्ति होती है। आई बात समझ में। चंद्रमा और सूर्य। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है, अपकेंद्रीय बल क्या है? अपकेंद्रीय बल पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। मतलब ये बोल रहा है चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक। जबकि विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। चित्र 14.2। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दो बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्र बल। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दो बलों के बीच के अंतर है। आई समझ में। यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्र बल। पृथ्वी के धरातल और चंद्रमा के निकट, पृथ्वी के धरातल
पर चंद्रमा के निकट ज्वारीय उभार, ये चंद्रमा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, और ज्वारीय उभार अपकेंद्रीय बल, दो परिणामी ज्वारीय उभार, ठीक। हाँ, इसी वजह से अपनी पृथ्वी का आकार ऐसा है। जब इधर तो है ज्वारीय भार है ना, ये इधर तो है गुरुत्वाकर्षणीय बल, और ये इधर है उपकेंद्रीय बल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। वाले भागों में अपकेंद्रीकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, और इसलिए मतलब पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, और इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा की अधिकतम दूरी पर है तथा यहाँ अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है, अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा भार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनसे ज्वारीय भार पैदा होते हैं। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनसे ज्वारीय भार पैदा होते हैं। यानी कि समझ में नहीं आई बात। अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनसे ज्वारीय भार पैदा होते हैं। कनाडा में फंडी खाड़ी के ज्वार भाटा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवास्कोसिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय भार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां पर दो उच्च ज्वार एवं दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। दो उच्च दो निम्न, लगभग 24 घंटे का समय, अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानित ज्वारीय भार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उड़ता है। अनुमानित ज्वारीय भार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर की ओर उड़ता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री भृगु के किनारे पहुँचें, जो प्राय वहाँ होते हैं, आप ज्वार देखना नहीं भूलें। भृगु, अगर आप 1 घंटे तक समुद्री भृगु के किनारे पहुँचे, जो प्राय वहाँ होते हैं, आप ज्वार देखना नहीं भूलें। अगर आप 1 घंटे तक वहाँ है, तब आप पाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पहुँचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवास्कोसिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ आता है? कनाडा के नोवास्कोसिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। 15 से 16 मीटर, 2 ज्वार 2 ही भाटा। दो उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार, भाटा नहीं है। आई बात समझ में? 24 घंटे में, अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है।
जहाँ महाद्वीप मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत है, वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वार नद व खाड़ियों की आकृतियाँ भी ज्वार भाटाओं के तीव्रता को प्रभावित करते हैं। शंकुकार खाड़ी ज्वार के परिणाम को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। शंकुकार खाड़ी बदल देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नद मुखों में से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नदी मुखों में से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नद मुखों में से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार की आवृत्ति, दिशा एवं गति में स्थानीय व सामूहिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटे प्रकार। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता एक दिन में या 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा। टाइड्स वेस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा। है ना। फिर है अर्धदैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार, यही है। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा यह सबसे ज़्यादा आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा। अर्धदैनिक ज्वार यह सबसे सामान्य ज्वारी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। तो उच्च 2 निम्न, 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई की होती है। अर्धदैनिक ज्वार यह सबसे सामान्य ज्वारी प्रक्रिया है। कौन सा? अर्धदैनिक ज्वार, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई की होती है। ठीक है ना। अर्धदैनिक ज्वार। फिर दैनिक ज्वार, ट्यूरनल टाइड, इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार होता है। उच्च एवं निम्न ज्वार की ऊंचाई समान होती है। इसमें प्रतिदिन एक उच्च, है ना, एक उच्च एक निम्न ज्वार होता है। उच्च एवं निम्न ज्वार की ऊंचाई समान होती है। दैनिक ज्वार, एक ही आता है। मिश्रित ज्वार, मिक्स्ड टाइड, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूह पर उत्पन्न होते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। स्प्रिंग टाइड्स, उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। ठीक।
स्प्रिंग टाइड्स। उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा के स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के। पल्ला नहीं पड़ी यार, बात क्या बोल रहा है ये। उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो पास में जो एरिया उसके अनुसार ऊंचाई और वो निर्भर करती है ना, ऊंचाई में भिन्नता। जैसे कि जो एरिया पृथ्वी का सूर्य वो चंद्रमा के नज़दीक है तो उसमें ज़्यादा उच्च ज्वार आएगा, दूर है उसमें कम आएगा। बृहत ज्वार स्प्रिंग टाइड्स पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है ना। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा। इनको बृहत ज्वार भाटा कहा जाता है। ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय, यानी कि दोनों सामने हो जब तीनों एक सीधी रेखा में हो तो तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा, पूर्णिमा और अमावस्या के समय। निम्न ज्वार सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। आई बात समझ में। ये है बृहद ज्वार, ये 15-15 दिन में हो रहा है, पूर्णिमा और अमावस्या है ना। सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इसमें चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के 2 गुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। 1 मिनट। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के 2 गुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, उपभू, उसको क्या बोला जाता है? उपभू। ये आएगा एग्जाम में। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, आई समझ में, उसको उपभू असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी अपभू पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। दोबारा से ले लेते हैं। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसको तो बोलते हैं उपभू, है ना। और असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी अपभू पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाइयों से कम होते हैं। उपभू अपभू। अपभू किसे कहते हैं? सबसे नज़दीक होता है, बस इसको याद कर ले। उपभू पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, उसको बोलते हैं उपभू, नज़दीक को। उपभू नज़दीक को। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, उपसौर
आई बात समझ में? उपसौर सूर्य के नज़दीक के लिए वो आएगा उप, क्यों आएगा? ये ऐसे आएगा जैसे कि उप सरपंच, तो सरपंच के नज़दीक कौन है? उप सरपंच। ऐसे ही उपसौर ये आ चुका है एग्जाम में, है ना। उपसौर प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। अपसौर प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम में औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। 3 जनवरी, है ना, उपवाड़ी तो, और अपसौरवाड़ी 4 जुलाई। जब 3 जनवरी याद है ना तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। उपसौर यानी कि नज़दीक 3 जनवरी। अवसर प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होती है। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है भाटा ईवव कहलाता है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। गिरता है उसे भाटा ईवव तथा ऊपर चढ़ता है उसे बहाव यानी कि बाढ़ कहा जाता है। ज्वार भाटा, भाटा किसे कहा जाता है? जब जल स्तर गिरता है। ज्वार भाटा का महत्व, चूँकि पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है और इनकी स्थिति के सही, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा में सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह नौ संचालकों, मछुआरों और उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय एवं ज्वार नदमुख के भीतर, जहाँ प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकायनों एवं जहाज़ों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में भी मदद करती है तथा ज्वार नदमुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी ज्वार भाटा तलछटों से डेसिल्टेशन में भी मदद करती है तथा ज्वार नदमुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति कनाडा, फ्रांस, रूस एवं चीन में उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के दुर्गा दुवानी में लगाया जा रहा है। 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के दुर्गा दुवानी लगाया जा रहा है। कितने मेगावाट का? 3 वाट का। कहाँ? सुंदरबन के दुर्गा दुवानी में। अब आ रही है भाई साहब महासागरीय धाराएं। ठीक, महासागरीय धाराएं इम्पोर्टेंट है। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। यह निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती है। वे है प्राथमिक बल, जो बल की गति को प्रारंभ करता है। प्राथमिक बल जो महासागरीय धाराएं, आई समझ में? प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करता है तथा द्वितीय बल जो धाराओं के प्रभाव को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल और द्वितीय बल।
प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, प्राथमिक बल है वायु गुरुत्वाकर्षण तथा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस फोर्स, सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है और यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 डिग्री सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। नहीं दोबारा से लेते हैं। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना और वायु गुरुत्वाकर्षण तथा कोरियोलिस बल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स जो सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। एक आणविक विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का भाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है, ठीक है ना, और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रभावित होती है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा दाहिनी तरफ यानी कि ऐसे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रभावित होती है यानी कि ऐसे बाईं ओर। ये कौन सा आएगा, ये ऐसे, ये दाहिनी ओर आएगा, बाईं ओर ये आएगा। बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। उत्तरी की कर लेते हैं, पढ़ता हूँ ना। उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा दाहिनी तरफ, कौन सी होती है दिशा, दाहिनी तरफ, जैसे कि ये अपना बायां है, ये दायां है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा ये बाएं से ये दाएं की तरफ, दाहिनी तरफ। आई बात समझ में। दक्षिण गोलार्ध में उल्टी होती है, बाईं ओर प्रभावित होती है, दाएं से बाएं, तथा उनके चारों ओर बहावों को विलय यानी ग्रेस कहा जाता है। अब कन्फ्यूज हो गए ना, बताइए उत्तरी गोलार्ध में जल की गति किस दिशा की ओर होती है, दाहिनी तरफ, बस। तथा उनके चारों ओर भाव को विलय गृह कहा जाता है ना, विलय। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती है। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है। साथ इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं। ऊपर होके जा रही है बात। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है। भाई समझ में, जब भी अधिक खारे में मनुष्य डूबता नहीं है। तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं। ठंडे जल वाली महासागरीय, आई बात समझ में, बहुत बड़ी बात है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं।
आई समझ में। एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। ठीक है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं। ठीक। एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जलधाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती है और ठंडे जल का स्थान लेती है। यही है बस समझने वाली बात, और कुछ नहीं है यहाँ से न। जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती। ठीक। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जलधाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती है और ठंडे जल का स्थान लेती है। यही है महासागरीय धाराओं की विशेषता। धाराओं की पहचान उनके प्रभाव से होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। वह यहाँ उनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है भाई, जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। हम किसी धारा की गति को उसके वाह ड्रिफ्ट के रूप में जानते हैं। वाह को नॉट में मापा जाता है। धारा की गति का संबंध उनकी गति से होता है। वाह को नॉट में मापा जाता है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। आई बात समझ में। 5 नॉट से अधिक होती है। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है, जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। हम किसी धारा की गति को उसके वाह को बोलते हैं ड्रिफ्ट के रूप में जानते हैं। वाह को नॉट में मापा जाता है और धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। महासागरीय जल संचयन, ये है भाई महासागरीय जल संचलन। इसमें इस क्वेश्चन आएगा महासागरों में प्रमुख धाराएं। ये तो है शीत धाराएं और ये ब्लैक एंड ज़्यादा वो है गर्म धाराएं। होमबेल्ट धारा पेरू पश्चिमी पवन है ना। दक्षिण विषुवत प्रतिधाराएं फिर दक्षिण विषुवत धारा ब्राज़ील धारा दक्षिण पश्चिम पवन वाह है। वेंगुला धारा ये ठंडी धारा है। अगुलवास धारा गर्म है। पश्चिमी पवन वाह है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा दक्षिण विषुवत धारा। यहाँ पे तो सब हाँ गर्म ही है। विषुवत पे तो गर्म ही रहेगी और क्या। विषुवत पे गर्म ही है। ये कमवाड़ी है ना, ये ठंडी है ना। यहाँ से गर्म होने के बाद में यूँ फिर ठंडा। आई समझ में। ये गर्म फिर ठंडा, ये गर्म फिर ठंडा। अगलवास धारा विषुवत धारा विषुवतीय प्रतिधारा है ना। अगलवास धारा पश्चिमी पवन वाह है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा कर्कटक क्यूरोसिवो धारा गर्म। ओसियो धारा ठंडी। ओसियो धारा ठंडी है ना। अपने आसपास तो सब गर्म है। उत्तरी अटलांटिक अपवाह यहाँ पे गर्म है भाई।
लेब्राडोर धारा ये ठंडी है, लेब्राडोर धारा ठंडी है। कैलिफोर्निया धारा ये भी ठंडी, अलास्का गर्म है, कैलिफोर्निया ठंडी, लेब्राडोर धारा ठंडी। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, कनारी धारा ठंडी है, उत्तरी अटलांटिक अफवाह है। आई बात समझ में। ओसियो धारा क्या है? ठंडी। क्यूरोसिवो धारा गर्म। फिर विस्फोटीय प्रतिधारा, दक्षिण विस्फोटीय धारा, अगलवस धारा गर्म, पश्चिम पवन धारा ठंडी, ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी, वेंगुला धारा ठंडी, ब्राज़ील धारा गर्म, फॉकलैंड धारा ये है शायद, फॉकलैंड धारा ये ठंडी है। एम्बोल्ट धारा पेरू ठंडी। गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक अफवाह, लेब्राडोर ठंडी, कैलिफोर्निया ठंडी, अलास्का गर्म, ठंडी ये गर्म है, यानी विश्व के आसपास सब गर्म ही है। जो फिर वो ध्रुव पे जो वो पानी बर्फ़ के रूप में जम जाता है ना, तो फिर ये यहाँ से जो गर्म होती है वो उनका स्थान ले लेती है वो ठंडे पानी का, क्योंकि वो ठंडा पानी जो नीचे बैठता है वो जगह को भरने के लिए ये आ जाती है। यही है उत्तरी अटलांटिक अफवाह। लेब्राडोर धारा बताइए किस प्रकार की है? ठंडी या गर्म? ठंडी। कैलिफोर्निया ठंडी है ना। गल्फ ये तो नाम से ही है ना, ये गर्म है। एम्बोल्ट ये ठंडी है। फॉकलैंड इसको छोड़ देते हैं। बेंगुला धारा ठंडी है। एग्लवास गर्म है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। महासागरों में प्रमुख धाराएं। अब है महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं को उनकी गहराइयों के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा, सरफेस करंट, व गहरी जलधारा, हिंदी याद कर लें वही काफ़ी है। सतही जलधारा है ना, सरफेस करंट, और गहरी जलधारा डीप वाटर करंट में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग या सतही या ऊपरी जलधारा है। ठीक है, ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। ठीक, यह धाराएं महासागर में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। गहरी जलधारा महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, वहाँ गहरी जलधाराएं बहती है। कम होने के कारण घनत्व, जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, वहाँ गहरी जलधाराएं बहती है, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्ध में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। आई बात समझ में।
कि ठंडी जल धाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्र में लाती है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। बताइए ठंडी जल धाराएं कहाँ बहती है? पश्चिमी तट पर। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशों के क्षेत्रों में होता है। दोनों गोलार्धों यानी कि उत्तर चाहे दक्षिण। और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों के क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। एक मिनट थम जा भाई। ये बोल रहा है ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न में मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ठीक। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। गर्म जल धाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती है और प्राय महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियोलिस प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती है। महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव वायुमंडलीय प्रभाव से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों में वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रभाव उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। क्या बोल रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रभाव उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रभावित होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रभाव मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है। महासागरीय धारा भी इसी का अनुकरण करती है। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रभाव जलधाराओं के प्रभाव को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती है। निम्न अक्षांशों में बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती है। महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा और स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्ण कटिबंध में विषुवत क्षेत्रों की तरफ प्रभावित होती है, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती है। कुछ भी पल्ले को पड़ रही भाई, ऊपर हो जा रही है। गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। दोबारा से ना, महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रभावित होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुरूप करती है। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रभाव जलधाराओं के प्रभाव को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती है। महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्ण कटिबंध में विषुवत क्षेत्रों की तरफ प्रभावित होती है, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती है। विभिन्न महासागरों की प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र 14.3 में दर्शाया गया है। प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं की सूची बनाइए। प्रचलित पवन धाराओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करती है? प्रचलित पवन धाराओं की गति को चित्र 14.3 के कुछ उदाहरण दें। महासागरीय धाराओं प्रभाव। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती है। उष्ण व उपोष्ण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती है विषुवत क्षेत्रों को छोड़कर।
उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं। वे साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है। यद्यपि ये क्षेत्र प्राय शुष्क है। मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती है, जिसके कारण वहाँ एक अलग अनूठी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। कहाँ? मध्य व उच्च अक्षांशों के माध्यम पश्चिमी तटों पर गर्म जलधारा बहती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं माध्यमों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती है। इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र वर्षाकारक होती है। ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवाती क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है, जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है। वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में, जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है, में पाए जाते हैं। आई बात समझ में? पश्चिम किनारे पर स्थित है, जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है। महासागरीय जल की ऊपरी व नीचे गति किससे संबंधित है? तरंग धाराएं, ऊपर व नीचे की गति ज्वार से है। तरंग ये धाराएं ज्वार से ही होता है ना। बढ़ते ज्वार आने का क्या कारण है? सूर्य चंद्रमा द्वारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रतिफल। सूर्य चंद्रमा का प्रतिफल एक ही दिशा में, यही है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी उपाएगा उपभू है। आई समझ में? उपभू है। सौर तो उसके लिए, सूर्य के लिए। पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? उपसौर मतलब नज़दीक, जनवरी। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 30 शब्दों में। तरंगें क्या है? महासागरीय तरंगें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? पवन से, है ना। ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण है? तरंग क्या है? ज्वारीय तरंगें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण है? ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण है? ज्वार भाटा नौ संचालन से कैसे संबंधित है? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1.5 से शब्दों में दीजिए। जल धाराएं तापमान को कैसे प्रभावित करती है? उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों के तापमान को ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं? जल धाराएं किसे कहते हैं? कैसे उत्पन्न होती है? किसी झील या तालाब के पास जाएं तथा तरंगों की गति का अवलोकन करें। एक पत्थर फेंकें एवं देखें कि तरंगें कैसे उत्पन्न होती है। एक ग्लोब या मानचित्र लें जिसमें महासागरीय धारा दर्शाई गई है। यह भी बताएं कि क्यों कुछ जलधाराएं गर्म है व अन्य ठंडी। इसके साथ ही यह भी बताएं कि निश्चित स्थानों पर यह क्यों विक्षेपित होती है। कारणों का विवेचन करें। भाई पाठ तो छोटा सा ही है, लेकिन है ना, यह बढ़िया था, शानदार। 1 घंटा लग गया इसमें, क्योंकि तथ्य आंकड़े और बढ़िया दे रखा था। ये पाठ है भाई।
कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है सबसे ऊंचा ज्वार भाटा। तरंग दैर्घ्य, तरंगकाल, तरंगायाम, तरंगगति, तरंगावर्ती, गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्री बल। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।